नमस्कार, एएनआर न्यूज फॉर यू में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपने शेखावाटी क्षेत्र के लिए, जो कि हमेशा से बंजर भूमि के रूप में जाना जाता है, सिर्फ सिंचाई पे निर्भर रहता है। लोग कहते हैं कि राजस्थान के शेखावाटी में कुछ नहीं रखा। उसके लिए एक सौगात अभी जो मिलने जा रही है वो है यमुना का पानी। जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले जो हमारे सिंचाई मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री थे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, उन्होंने घोषणा की थी चूरू, सीकर और झुंझुनू के लिए यमुना के पानी की। लेकिन इस मुद्दे को शुरुआत से उठाने वाले जो भारतीय किसान संघ था, जिसने इस मुद्दे को उठाया था, उसी भारतीय किसान संघ से आज हमारे पास साथ है मुकेश जी शर्मा रामपुरा से, जो कि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष है। मुकेश जी, स्वागत है एएनआर न्यूज़ फॉर यू में आपका। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों का और आपके चैनल का हार्दिक आभार कि आपने आज हम किसानों के मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए आपने हमें बुलाया, और उसके लिए मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और आपका भी आभार व्यक्त। जी जी मुकेश जी। मुकेश जी, देखिए, अभी चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव कुछ दिन बाद में आरंभ होने हैं और बहुत से किसान संगठन इस समय देश के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय किसान संघ जो लगातार जमीन पे कार्यरत है और आप लोग ग्राउंड पे घूमते रहते हैं, तो सबसे पहले तो हमारी पब्लिक जो है वो जानना चाहेगी कि भारतीय किसान संघ आखिर है क्या। क्या ये भी जो है, ये अन्य जो किसान संघ है, संगठन है, जो कि संगठन भी है और राजनीतिक दल भी अपने आप में उनकी तरह भी राजनीतिक प्रेरित है, या फिर मात्र किसानों का संगठन, किस प्रकार का संगठन है? देखो, भारतीय किसान संघ विश्व का सबसे बड़ा किसानों का गैर राजनीतिक संगठन है। हमारे संगठन में कोई व्यक्ति राजनीति में जाएगा तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। चुनाव से हमारा कोई लेना देना नहीं है। केवल किसान हितों की बात करने वाला विश्व का ये एकमात्र संगठन है, और राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानकर हमारा ध्येय है पहले राष्ट्र, उसके बाद हमारी समस्याएं। जब तक हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हमारी समस्याएं हमारे कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। राष्ट्र हित सर्वोपरि। तो ये जो हमारे संगठन में जिसे दायित्व दिया जाता है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, किसी पार्टी का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये हमारी संगठन की फर्स्ट कंडीशन है। जी, यानी कि राजनीतिक पार्टियों से आप पूरी तरह, यानी कि एक तरह माने तो राजनीतिक पार्टियां तो चलो अलग बात है, क्या आपके संगठन का व्यक्ति वार्ड पंच सरपंच का चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता। वो अपने पद से इस्तीफा देकर, पहली बात तो हम जब गांव में ग्राम समितियों का गठन करते हैं जी, हमारी एक इलेक्ट्रिक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमारी ग्राम समितियों का गठन होता है जिसमें 11 सदस्य होते हैं जी। उन 11 सदस्यों में भी हम किसी राजनीतिक पंच को, सरपंच को नहीं लेते हैं जी। और उसके बाद हमारी ग्राम समितियां हमारे तहसील अध्यक्ष का नॉमिनेशन करती हैं, उनको चुनाव करती हैं कि भी तहसील अध्यक्ष किसे बनाया जाए। ग्राम समितियां बनाती हैं। अच्छा। तो तहसील अध्यक्ष बनने के बाद हमारे सभी जिले के तहसील अध्यक्ष मिलके, तहसील कार्यकारिणियां मिलके जिले के अध्यक्ष का चुनाव करती हैं जी। और जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रांत अध्यक्ष का चुनाव जिला अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणियां करती हैं। और प्रांत का, जैसे राजस्थान को 3 हिस्सों में बांट रखा है, चित्तौड़ प्रांत, जयपुर प्रांत और जोधपुर प्रांत। क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा है इसलिए 3 हिस्सों में बांट दिया है। एक व्यक्ति को अध्यक्ष, फिर उसके बाद होता है प्रदेश अध्यक्ष, जो पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी बनती है। उसका प्रांत की जो कार्यकारिणियां हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करती है, और प्रदेश अध्यक्ष और प्रांत की कार्यकारिणियां मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करती है। ये प्रक्रिया चलती है 6 महीने तक। अच्छा, तो ये तो हो गई भाई पदाधिकारियों के चयन की बात। अब अपन बात करते हैं, आते हैं किसानों के मुद्दे पर, क्योंकि किसानों से जुड़े हुए आप हैं और किसानों का ही आपका संगठन है, तो हम किसानों के मुद्दे पे आ जाते हैं। वर्तमान समय में किसानों का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है एमएसपी, और उस मुद्दे को लेके धरने पे भी बैठे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, उग्र प्रदर्शन भी हो रहे हैं, शांति के प्रदर्शन भी हो रहे हैं।
आप इसके अंदर क्या भूमिका रखते हैं, यानी भारतीय किसान संघ की इसके अंदर क्या भूमिका है? भारतीय किसान संघ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम साफ और सुथरा है कि हिंसक आंदोलन के हम एकदम खिलाफ जी। हिस्सा जिस आंदोलन में हिस्सा होती है, उपद्रव होता है, तोड़फोड़ होती है, वो भारतीय किसान संघ, हम इस आंदोलन के एकदम खिलाफ हैं। वो किसानों के लिए मांग करे, जायज तरीके से करे, लेकिन राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर न करे, लोगों को परेशान करके न करे, क्योंकि राष्ट्र हित के अनुसार अगर आप कार्य करते हो तो राष्ट्र की सरकारें हैं उनको मानना पड़ता है जी, अच्छे तरीके से। तो इसलिए हमारा इस हिंसक आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। हमने विज्ञप्तियां भी जारी की है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी विज्ञप्ति जारी की है कि ऐसे हिंसक आंदोलन के हम समर्थन में नहीं, उसके खिलाफ है। तो मतलब अगर बात करें अपने किसानों के आंदोलन की, तो कहाँ तक इनकी जो मांगे हैं, एमएसपी की मांग है, ये कहाँ तक जायज है? क्या वास्तविकता क्या है? इस आंदोलन का क्या सार निकल रहा है? क्या सरकार को करना चाहिए, क्या मांगनी चाहिए? वास्तविक धरातल पे क्या सिचुएशन है? देखो, एमएसपी पे भी मैं भारतीय किसान संघ का जो व्यू है, जो भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को हुई थी कोटा में जी, और दत्तोपंत जी ठेगड़ी ने इसकी स्थापना की थी। दत्तोपंत जी ठेगड़ी जी पहले अध्ययन करने के लिए कम्युनिस्टों में शामिल हुए, रसिया भी रह के आए। उन्होंने इस संगठन को बहुत नजदीक से देखा, वर्षों तक इस संगठन में रहे, केवल सीखने के लिए कि किसानों का भला क्यों नहीं हो रहा है। ये संगठन तो बहुत पुराना है, कम्युनिस्ट जो साम्यवादी है, ये रसिया और चाइना की जो है उसके अनुरूप है ये संगठन। तो वो रसिया भी रह गया है और उसके बाद उन्होंने एक भारतीय किसान संघ संगठन की स्थापना की 4 मार्च को। उसी समय से उन्होंने एक मांग करी थी, लाभकारी, लागत आधारित लाभकारी मूल्य, यानी कि लागत के आधार पर, जैसे खेती में क्या इन्वेस्टमेंट किसान ने किया है और जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको जोड़ के, और उनकी न्यूनतम मजदूरी परिवार की 8 से लेके 70 साल के व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी जुड़ेगी जब तक फसल का समय रहेगा, 4 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, जो फसल का समय रहता है जी जी। और जो जमीन है उसका भी डीएलसी के रेट के आधार पर उसका ब्याज जुड़ेगा, भी उसकी कॉस्ट निकाली जाएगी कि ये 10 लाख रुपए की जमीन है, तो 10 लाख रुपए का क्या इंटरेस्ट होता है। जैसे कोई व्यक्ति ये पर्चा बनाने की फैक्ट्री लगाता है जी, और वो पर्चा बनाने की फैक्ट्री में उसने एक प्लॉट लिया सिद्धमुख में, मानो आप कहीं भी, तो उसने उसका किराया देना पड़ता है, बिजली का कनेक्शन लिया, 3-4 आदमी वो लेबर के रूप में रखेगा, और फिर वो जो प्रोडक्ट करेगा, मान लो एक पेन प्रोडक्ट उसने तैयार कर लिया अपनी फैक्ट्री में, तो उसने तय किया कि मेरे इस पेन का खर्चा आ रहा है 1.5 रुपया, तो फिर वो क्या करता है कि मैं इस पेन को मार्केट में 2 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। तो उसने सारे खर्चे, इन्वेस्टमेंट जो हुआ है उसका, कर्मचारियों की तनख्वाह, बिजली का बिल, जो भी खर्चा है सबको जोड़ के 1.5 रुपये खर्चा हो गया, और 1.5 रुपये के बाद वो कहता मार्केट में मैं इसको 2 रुपये में बेचूंगा। इस मूल्य का निर्धारण किसने किया? उस मालिक ने किया। किसान के साथ यही विडंबना है। किसान का लाभकारी लागत आधारित लागत के आधार पर तो मूल्य तय हुआ पेन का, सही है। भारतीय किसान संघ ये मांग करता है कि फसल का लागत के आधारित और लाभकारी मूल्य मिले। एमएसपी का हम विरोध करते हैं, वो इसलिए करते हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक पतला पेड़ है जिसका तना पतला है, और जो हवा चलती है और वो तना टूट जाता है, और उसको पेड़ को मजबूती देने के लिए हम उसके साथ एक लकड़ी बांध देते हैं ताकि वो तने को उस आंधी से या तेज हवा से टूट नहीं जाए। एमएसपी का तो इतना ही काम है। हमारी मांग है कि लागत आधारित लाभकारी मूल्य किसान को मिले, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक किसान का भला नहीं हो सकता। मतलब आपने बताया लागत आधारित लाभकारी मूल्य, उसके अंदर तो भी निर्धारित करने वाला ही किसान है कि मेरी इतनी लागत है, इसको मैं इस रेट में बेचूंगा, वो रेट से उसे खरीदा जाएगा। क्लियर बात है। और एमएसपी क्या है? एमएसपी में क्या होगा? एमएसपी में तो मूल्य निर्धारण करेंगे कि भाई ये गेहूं है, ये निश्चित मात्रा के अनुसार हर साल बढ़ते रहे, और जैसे मूल्य तय कर दिया 30 रुपए केजी गेहूं बिकेगा, तो 30 रुपए केजी गेहूं बिकेगा वो।
उसमें क्या कि किसान ने तो कुछ तय नहीं किया ना, कभी किसान का लाभ तय कौन करेगा? सरकारें करेंगी। अब किसान देखो, एक पेन बनाने वाले ने, जिसने सारी कंपनी लगाने में 50,000 1 लाख रुपए खर्च किए, उसने पेन बनाया, वो अपना सामान अपने हिसाब से बेचता मार्केट में। किसान का तो खुले छत के नीचे रहता है सामान, वो तो वहां कोई शटर नहीं लगता, कोई ताला नहीं लगता, और एकदम वो बेचने जब मंडी में जाता है तो उसके साथ अन्याय होता है। जब उसका अगर थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो वहां जो मंडी के वो है दुकानदार, वो ये कहते हैं कि ये मूंग का मैं लूंगा 3,000 रुपए कुंटल, और वो यूं उछाल के देखते हैं जैसे उनके हाथ में मशीन लगी हुई हो। यानी कि किसान एक उत्पादन करता है, प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट को देने वाला है, अन्नदाता है, तो उसकी मूल्य का निर्धारण तो वो स्वयं करे, या कोई ऐसा फार्मूला तैयार किया जाए जिससे उसका मूल्य तय हो। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई उत्पादन करता है तो अपने उत्पाद का मूल्य तो खुद ही निर्धारित करेगा। तो आपकी डिमांड में और इनमें इतना डिफरेंस है कि एमएसपी कोई और निर्धारित कर रहा है, और जो लाभकारी लागत मूल्य आप बता रहे हैं वो किसान खुद डिसाइड करेगा। निश्चित रूप से सही है, किसान प्रॉफिट में। चलो ठीक है, ये बात आई आपकी किसान आंदोलन, एमएसपी और मांगों को लेकर। अब अपने बात पे चलते हैं अपने क्षेत्र की तरफ कि आपने शुरुआत से ही 2-3 मुद्दे उठा रखे थे। पहला मुद्दा था यमुना का पानी अपने क्षेत्र को मिले पीने के लिए और सिंचाई के लिए। एक मुद्दा था यमुना साबरमती, वो शारदा यमुना साबरमती लिंक प्रोजेक्ट। ये 2 मुद्दे आपके थे यहाँ पे, सिंचाई के और पीने के पानी के लिए। और शायद उनमें से एक मुद्दा जो है यमुना का पानी है, वो अभी अपने क्षेत्र को मिलने जा रहा है, लेकिन उस चीज को क्लियरली लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तविकता में ये प्रोजेक्ट क्या है। ये यमुना का जो पानी शेखावाटी क्षेत्र को मिल रहा है, ये प्रोजेक्ट है क्या? ये प्रोजेक्ट तो ये है कि इसमें 3 जिलों को जी पीने का पानी मिलेगा, ठीक है, और उसमें कुछ हिस्सों में सिंचाई का पानी मिलेगा, थोड़े हिस्से में। हमने इसकी भी मांग की थी। ये तो 1992 का प्रोजेक्ट है, लेकिन ये सरकारों की लेट लतीफी के कारण मानो, या सरकारें चेंज होने के कारण मानो, या फिर दोनों सरकारें एक नहीं होने के कारण, या उनकी मान लो कि लापरवाही माने एक प्रकार से, तो ये प्रोजेक्ट कभी प्रभाव में आया, कभी नहीं आया, फिर सरकारों ने इसको ध्यान नहीं दिया। पैसे लगने वाला प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट मान लो 1000 करोड़ में तैयार होना था, वो आज 1,00,000 करोड़ में तैयार होगा, यानी कि उसकी रेट भी बढ़ गए। जी जी। तो इसमें क्या है कि झुंझुनू, चूरू और सीकर को पीने का पानी का प्रोजेक्ट है, वैसे तो पीने के पानी का ही है, उसमें कुछ हिस्सा सिंचाई के लिए है, तो वो सिंचाई के लिए भी दिया जाएगा। और अच्छी बात है कि हमारे क्षेत्र के ही आपके सिद्धमुख तहसील में ही इनके डैम बनेंगे, आसियाबास और तांबाखेड़ी के आसपास। तो और ये जैसे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, ऐसा कुछ नहीं है, डीपीआर बनाने के लिए दे दी, और ये विदिन 1.5 साल में कंप्लीट काम हो जाएगा, बहुत फास्ट तरीके से। अच्छा, इसका इफेक्ट अगर आपके नॉलेज में हो तो पीने के पानी के लिए सिद्धमुख में एक डैम भी बन रहा था, पीछे कांग्रेस सरकार में वो पास हुआ, क्या वो डैम बनेगा? वो डैम देखो, इस योजना से संबंधित तो वो डैम है नहीं, इस योजना से संबंधित नहीं था, लेकिन क्या ये डैम बनने के बाद, यमुना वाले पानी का डैम बनने के बाद में वो डैम बनना जनता के पैसे की बर्बादी नहीं है? 100% बर्बादी है। पीने का पानी जब यहाँ से मिल जाएगा तो दूसरा डैम बनाने की क्या? पीने के पानी के लिए आ रहा है भाई, यमुना से पानी आ रहा है पीने के लिए, तो हम फिर बिरानी जाके पानी क्यों लेके आ रहे हैं? बराबर है। वो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट ने पहले कोई प्रोजेक्ट बना दिया होगा, वो मेरे ध्यान में नहीं है, वो पीने का पानी वहां से कोई सरकार ने, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो ये प्रोजेक्ट भी लागू कर सकती थी। जी। सरकार चाहती तो ये प्रोजेक्ट यमुना वाला भी लागू कर सकते, लेकिन हुआ नहीं हुआ, तो उन्होंने कोई अल्टरनेट ये प्रोजेक्ट ये तैयार कर लिया कि वहां से पानी लाके यहाँ की सिंचाई, पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने शारदा यमुना साबरमती प्रोजेक्ट के आते हैं। क्या है ये प्रोजेक्ट, और यानी सिंचाई के लिए पीने का पानी तो चलो अपने को मिल रहा है, सिंचाई का पानी कैसे मिलेगा? देखो, इसकी मांग
हम काफी सालों से कर रहे हैं। भारतीय किसान इसकी मांग करता है कि जिले के प्रत्येक खेत को पानी मिले। इसके लिए हम जल शक्ति मंत्री से मिले थे लगभग 10 महीने पहले। तो जल शक्ति मंत्री जी ने कहा कि नहर जाएगी आपके क्षेत्र से और वो नेपाल बॉर्डर से चल के जाएगी और गुजरात जाएगी। उसको जैसे नेपाल बॉर्डर पे 2 डैम बना रहे हैं और 3 डैम बनने हैं। शारदा का पानी उन डैमों में आएगा। शारदा नदी बिहार में बहने वाली नदी है, तो शारदा का पानी उनमें आएगा और नेपाल से भारत सरकार का टाई अप हुआ है कि नेपाल से पानी लेंगे और उनको बिजली बना के देंगे क्षतिपूर्ति के रूप में। ठीक है। दोनों पानी कलेक्ट करके डैमों में कलेक्ट करके यमुना नहर के रूप में वो गुजरात जाएगा, साबरमती में लिंक करेगा। ठीक है। यानी कि माने तो शारदा और यमुना का पानी मिलके जाके साबरमती में लिंक। हाँ, नेपाल का पानी साथ में, और वो पानी जाएगा गुजरात और माया चूरू होके जाएगा जी। वो भी बहुत बड़ा 1835 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। ओके। और उस पानी में चूरू जिले को पीने का पानी की योजना भारत सरकार की थी। ठीक है। तब हमने, जैसे हमारा पूरे देश का पूरे राजस्थान के भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी गए थे, हर प्रत्येक जिले से प्रत्येक जिले को वहां बोलने का मौका मिला था और प्रत्येक जिले ने अपनी अपनी मांग रखी थी। तो उसके अंतर्गत हमारा नंबर आया, तो हम भी जिले से 3 लोग गए हुए थे। एक तो हमारे प्रांत कोषाध्यक्ष हैं शीतचंद, और एक उस समय के हमारे जिला मंत्री होते थे शीशराम जी प्रजापति। तो हमने उनसे ही कहा कि हमें सर पीने का पानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने पीने के पानी के लिए बरसात के पानी के टाके कुंड बना रखे हैं। पीने के पानी की हमारी कोई समस्या नहीं है, हम हमारी व्यवस्था कर रखी है हमने। हमें चाहिए प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी। और अगर नहर जा ही रही है तो नेपाल से चल के नहर गुजरात जाएगी, तो प्रथम चूरू जिला आएगा जिसमें पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे पहले जो भी स्टेट आएंगे उसमें नहर बनी हुई है, पानी की स्थिति, मीठा पानी भी हो सकता है, उनका जल स्तर भी ऊंचा है, सब एज इट इज उनके लिए ठीक है। लेकिन चूरू जिले की शानदार जमीन है, मरुस्थलीय प्रदेश है, लेकिन हमारी भूमि बहुत उपजाऊ है। जब हमें एक बरसात में फसल पैदा करते हैं, तो बरसात अगर ये पानी हमें मिल जाएगा तो इस चूरू जिले की कायाकल्प हो जाएगी। और हमारे क्षेत्र के जो युवा है वो 5-5, 10-10 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो उनका खर्चा ही हो जाता है 7-8 हजार रुपए, तो वो 1,000-2 हजार रुपए बचा के वहां भेजते हैं। अगर यहाँ पानी आ जाएगा तो हमारे क्षेत्र भी गंगानगर की तरफ पे, देखो गंगानगर कितना शानदार है, हनुमानगढ़ देखो आप, जिस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है, पंजाब आप आज कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो इसमें हमारी ये मांग है कि प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी मिले। ये शारदा यमुना साबरमती लिंक प्रोजेक्ट हम और भी इस पे अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जो पाकिस्तान पानी जाता है जी, पाकिस्तान जो पानी जाता है वो पाकिस्तान का पानी का रुख मोड़ा जाए, वहां डैम बना के, और वो पानी भी चूरू जिले को सिंचाई के लिए दिया जा सकता है। जैसे जो भी गवर्नमेंट को करना है वो करे, लेकिन हमारे को देखो आजादी के आज 75 साल पूरे हो गए, ये काम होने चाहिए थे प्राथमिक स्टेज पर। 75 साल होने के बाद भी अगर जिले को, प्रदेश में नदियों का एकीकरण नहीं हो रहा है, जिले में पानी नहीं मिल रहा है, पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो ये विडंबना है इस राजनीतिक सरकारों की। अब थोड़ी बहुत उम्मीद है कि क्योंकि भारत में पहली बार जल शक्ति मंत्री अकेला कभी नहीं बना था, वो सिंचाई के साथ ही जल मंत्री होता था। अब मोदी सरकार ने पहली बार जल शक्ति मंत्री के रूप में पहली बार एक अलग से पोर्टफोलियो दिया गया है जो केवल जल की बात करेगा। तो उसमें कुछ उम्मीदें हैं, अगर नहीं करते हैं तो आंदोलन करेंगे जी, आंदोलन करेंगे और आंदोलन करके लेंगे। इस देश में बिना लड़ाई के, बिना हक मांगे हुए कुछ मिलता नहीं। वो तो बात सीधी सी, बिना रोए तो माँ दूध भी नहीं पिलाती, तो ये पर तो पानी है, लड़के लेना ही पड़ेगा। सही बात, काफी टाइम से छीना हुआ है। बात अपने करते हैं आंदोलन की, तो आंदोलन आज तक शायद अपने क्षेत्र में बहुत होते हैं, लेकिन भारतीय किसान संघ को हमने जमीन पर आंदोलन के रूप में, जैसे अखिल भारतीय किसान संघ करते हैं, हर जगह तैयार रहते हैं, भारतीय किसान संघ बहुत कम आंदोलन क्यों करता है? भारतीय किसान संघ
आंदोलन कम इसलिए करता है कि हमें रोड रोकना, तोड़फोड़ करनी, वो हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है। भारतीय किसान संघ ने आंदोलन किया था पिछले साल बानीपुरा में, 2 आंदोलन किए। एक आंदोलन था 8 दिन का, एक आंदोलन था 15 दिन का। वहां किसानों को बिजली नहीं मिल रही थी, हम वहां धरने पे बैठ गए। और आप इतिहास उठा के देखना 2023 का, बिजली के मामले में अगर कोई आंदोलन सफल हुआ है तो वो 2 आंदोलन भारतीय किसान संघ के हुए। वहां कोई पुलिस नहीं थी, पुलिस पहले दिन आई, पुलिस को पता चला कि कौन सी संगठन की रीति नीति से काम करे, पुलिस वहां से चली गई। कोई पुलिस अधिकारी, कोई सिपाही भी वहां नहीं रहा, और 2-2, 3-3 हजार आदमी वहां इकट्ठे हुए। पहला आंदोलन किया हमने तहसील बानीपुरा के आगे, दूसरा आंदोलन किया हमने बिजली बोर्ड के आगे। और यानी कि मैं आपको क्या बताऊं कि जो वहां हल्लासर में एक 220 kV का सबस्टेशन तैयार करना था, वो ट्रांसमीटर नहीं लगा था, वो बड़े स्केल का काम होता है। हमारे धरने का प्रभाव था कि वहां एक एक्शन आगे बैठ गया, और वो हमारे को टाइम दिया था 10 दिन का, उन्होंने 7 दिन में स्टार्ट कर दिया। और वहां बिजली सप्लाई, जो किसानों की फसल चल रही थी और चली थी, वो उसमें सुधार हो। हमारा आंदोलन ये नहीं होता है, हम आंदोलन करते हैं कि जैसे हमें चूरू जिले में आंदोलन करना है, तो हम क्या करते हैं कि चूरू जिले शहरों को रोक देंगे, शहरों को ऐसे रोक देंगे जैसे चूरू जिले में दूध लेके आने वाले होते हैं, किसान होते हैं जी। हम कहते हैं कि आप चूरू जिले में, चूरू शहर में दूध की सप्लाई बंद कर दो, घर में रखो और घी निकालो। सब्जी की, जैसे अपने जिले में तो सब्जी होती नहीं है, जैसे सब्जी होती हो तो हम कहते हैं कि भी इस शहर में सब्जी की सप्लाई नहीं करेंगे। हम ये नहीं है कि हम तेल दूध की टंकियां भर लाए गांव से और रोड के ऊपर, नहीं, ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं होना चाहिए भी। तो आंदोलन के तरीके होते हैं, अपना अपना, हमारा अलग तरीका है, आंदोलन करेंगे। अब हमने इसी शारदा यमुना साबरमती लिंक प्रोजेक्ट है, इसी यमुना के लिए क्या किया कि हमने प्रत्येक ग्राम पंचायत के सरपंच को, बीडीसी मेंबर को, जिला परिषद सदस्य को, और सभी एमएलए सब और एमपी सबको भारतीय किसान संघ के लेटर पैड पे ज्ञापन दिया कि आप जल शक्ति मंत्री को भेजो जी। अब वो उनका काम है, भेजा नहीं भेजा, हमने तो उनको दे दिया। हमारी ग्राम समिति ने अपने अपने सरपंचों को वो ज्ञापन दे दिया। अब वो सरपंचों ने भेज दिया, उसी का परिणाम है भी हमने जिले से 500 ज्ञापन लगवा दिए, 500 पत्र, साथ में सरपंच का पत्र लग के पंचायत की कार्रवाई सम्मिलित करके भेजते हैं, तो सरकारों पे दबाव पड़ता है, दबाव समूह है, मांग पहुंचती है कहीं ना कहीं। तो अब जो है बात हो गई अपनी की भी, ठीक है, आंदोलन है, आपकी शांतिपूर्वक रहते हैं, तो अभी सिंचाई के पानी को लेकर आप कदम क्या उठाने वाले हो? अब हम सिंचाई को पानी को लेकर जन जागरण करेंगे, पर जिले के प्रत्येक गांव में जाएंगे पैदल यात्रा लेके, और उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके सिंचाई का पानी हमें चाहिए, आप आवाज उठाए। हर ग्राम में ग्राम समिति का गठन करेंगे। जब तक हमारी ग्राम समिति मजबूत नहीं होगी, हर गांव में हम 11 सदस्य बना देंगे, तो इस जिले में 1100 कुछ गांव है, तो संगठन डेवलप हो जाएगा, तो सरकारों को सोचना पड़ेगा। राजनीतिक दृष्टि से बहिष्कार कर देंगे, जैसे हम प्रत्येक गांव में जाएंगे तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि ये किसान जागृत हो रहे हैं, और जब किसान जागृत हो जाएगा ना, तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। वो अपने हक की, अधिकार की लड़ाई लड़नी सीख जाएगा, तो सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। चलो बढ़िया है मुकेश जी की आप लोग आंदोलन करिए, कोशिश कीजिए, सहयोग हमारा जैसा रहेगा, अपना सहयोग योगदान है वो देते रहेंगे आपको, और हमारी शुभकामनाएं रहेगी साथ की, जल्दी आप पीने के पानी के बाद हम सिंचाई का पानी हमारे क्षेत्र को मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी, ये भी जन जागरण का हिस्सा है, भी लोग देखेंगे कि भी क्या स्कीम है, लोगों को पता नहीं है, भी लोग इस बारे में जानते नहीं है कि भी कौन सा पानी कहाँ से आना है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि इस जिले में आज तक किसी नेता ने, किसी किसानों के संगठन ने, किसी अन्य संगठन ने पूरे जिले के लिए सिंचाई की बात की हो तो आप बताओ मेरे को, आपका भी अनुभव है। हाँ, पूरे जिले की सिंचाई की बात करें, पूरे जिले की सिंचाई की बात की नहीं है। हम पूरे जिले के, यानी कि हमारे प्रत्येक खेत को पानी मिले, इस मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद मुकेश जी पहुंचने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश जी रामपुरा, और लगातार जो है
किसानों के, सैनिकों के, जनता के हित के जो मुद्दे हैं लगातार हम उठाते रहते हैं, उठाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपके साथ फिर जुड़ेंगे, फिर एक नए मुद्दे को लेके नई हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार। नमस्कार।